24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में एक बालक का जन्म होता है और जन्म के 14 साल बाद 1938 में वो बालक एक दिन शोर करता हुआ घर में आता है और पिता से कहता है कि पिताजी, आज मैंने मैट्रिक की कक्षा पास कर ली है। फर्स्ट क्लास मैट्रिक पास करने के बाद आगे की पढ़ाई का क्या इंतजाम होगा, ये पिता के जहन में एक सवाल उठना शुरू होता है। पिता वहाँ के जमींदार के पास बच्चे को लेके जाते हैं खुशी मनाते हुए और कहते हैं, जमींदार साहब, आज हमारे बच्चे ने मैट्रिक पास कर ली है फर्स्ट क्लास में। जमींदार इस बात को सुनता है और कहता है, बहुत अच्छी बात है, चलो मेरे गोड़ दबाओ। गोड़ कहते हैं पैर दबाने को। वो बात बच्चे के जहन में सुई की तरह चुभ जाती है। उस समय मैट्रिक के गिने चुने बच्चे हुआ करते थे जिन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता है, इतने बच्चे मैट्रिक पास किया करते थे। उसकी सारी मेहनत जो है वो पानी में चली जाती है और बच्चे की ये बात ज़हन में बैठ जाती है। ठीक 32 साल बाद वही बच्चा बिहार का मुख्यमंत्री बनता है और 2 बार मुख्यमंत्री बनते हुए तमाम पिछड़ों के लिए, अति पिछड़े लोगों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आवाज़ उठाता है और एक जननायक का रूप ले लेता है। एक भरी सभा में, जिसमें छात्र आंदोलन जिस समय 1974 में चल रहा था, उस समय एक बड़ी सभा में जिसमें राष्ट्र लेवल और प्रदेश लेवल के बड़े-बड़े नेता कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर वही बच्चा जो 1924 में हुआ था, आज मुख्यमंत्री बन चुका था 2 बार, और वहाँ पर चंद्रशेखर जो दिल्ली से आते हैं, वो उससे मिलते हैं और देखते हैं कि फटा हुआ कुर्ता पहने हुए है। वहाँ पर इकट्ठे लोगों से कुछ चंदा करने का निवेदन करते हैं और कुछ लोग चंदा इकट्ठा करके उस व्यक्ति को जो 2 बार मुख्यमंत्री बना होता है, उसे देते हैं कि कम से कम कुछ कुर्ते अपने लिए सिलवा लीजिए। वो उस पैसे को स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत ज़ोर-ज़बरदस्ती के बाद वो पैसा वो ले लेते हैं और लेकर सामाजिक कार्यों में लगा देते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जिन्होंने इतिहास गढ़ा है अपने क्षेत्र में, राजनीति की मिसाल पैदा की है और उन्हें अब भारत रत्न दिया जा रहा है। उन्हीं के समाज से कुछ लोग हमारे साथ हैं, जिन्होंने उनकी पद चिन्हों पर चलते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज उस समाज को कैसा लग रहा है जब उन्हें इस बड़े भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनकी 100वीं जन्म जयंती है। आपका स्वागत है। सबसे पहले रामगिरीश जी हमारे साथ हैं। ठाकुर जी को, आप इधर थोड़ा-सा आइए। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है हम लोगों को और पूरे पिछड़ा समाज, पिछड़ा समाज जो गरीबों के थे नेता बिहार से लेकर पूरे देश में, उनके मरणोपरांत जो है, सबसे पहले जो हमारे संगठन के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्याय महासभा प्रदेश अध्यक्ष ध्रुवनारायण जी ने ये आवाज उठाई थी। उसके बाद से लगातार हम लोग, हमारे संगठन के लोग और बिहार से लेकर पूरे देश से लोग जंतर मंतर पे भी धरना दिए और काफी समय से हम लोग इसे मांग थी कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए और उसके हकदार थे हम। जिस दिन भारत रत्न हुआ, हमारे समाज से लेकर के पूरे देश में जो उनके अनुयायी थे, सबको बड़ी खुशी हुई और हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो इस मांग को उन्होंने पूरा किया। और इसके साथ में जो उनका एक गाँव था, पितौजिया गाँव में जब वो जन्म लिए थे, तो बेहद गरीब परिवार में जन्म लिए थे। जैसा कि आपने कहा कि वो हाई स्कूल पास किए, बहुत सी दिक्कतें हुई और वो उस लायक नहीं थे कि जो है कि वो पढ़ा-लिखा सकें। लेकिन किसी तरह से उन्होंने क्या किया कि एक ट्यूशन करके, बच्चों को पढ़ा-पढ़ा करके वो बीए तक के जो है शिक्षा ग्रहण जब कर रहे थे, उस समय उन्होंने, नमक आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता गांधी जी का। अच्छा। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उस आंदोलन में जब वो बीए के छात्र थे, तो सारे छात्रों को उन्होंने इकट्ठा किया और उस आंदोलन में कूद गए और उसके बाद 2-3 किलोमीटर तक रैली निकाली और उन्होंने भाषण दिया कि अगर इतने लोग अगर थूक दे भी दें, तभी अंग्रेज भाग जाएँगे। बहुत क्रांतिकारी भाषण दिया था उन्होंने। उसके बाद से 43 में उनको एक स्कूल से उनको और उनके 3 साथियों को, राम भुजावन सिंह थे, सत्यनारायण विद्यार्थी थे, इनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 26 महीने तक जेल में रहे। 26 महीने तक जेल में रहे। जेल में रहने के बाद से जब देश आज़ाद हो गया 1947 में,
तब इन्होंने तिरंगा फहराया और उसके बाद अपने गांव से लेकर के बहुत बड़ा जुलूस निकाली उन्होंने। अच्छा, क्या विचारधारा रही उनकी, मतलब क्या विचारधारा थी? क्योंकि उनका नाम जो आज यूथ है हमारा कॉलेज में, सिर्फ हम ऊपर-ऊपर पढ़ लेते हैं उनके बारे में, उनका नाम जान लेते हैं। आप पुराने समय से उनको फ़ॉलो करते हैं, उनके विचारों को आप अनुसरण करते हैं। तो क्या विचारधारा थी उनकी वो राजनीति को लेके? वो क्या चाहते थे? वह राजनीतिक उनको संत कहा जाता था। जिसको राजनीति की जो विचारधारा थी कि वो उनके वह ये नहीं वो गरीबों से वो जो गरीब लोग थे वो गरीबों को लेकर के उठते थे और जो किसी भी जाति बिरादरी के हों। जब उन्होंने उसके बाद 1952 में उनको मौका मिला तो पहली बार विधायक चुन गए। अब विधायक चुनने के बाद भी लगातार वो विधायक और मंत्री बनते रहे और वो इतने ईमानदार थे कि अपना पैसा भी जो है सरकारी जो पैसा मिलता था वो सरकारी पैसे का यूज नहीं करते थे, वो समाज के कार्यों में लगा देते थे और कभी भी अपने परिवार को जो आज जैसे परिवार में राजनीति होती थी तो उनके बेटे से हमारी मुलाकात हुई तो वो बताते थे कभी हम लोग जब रामनाथ ठाकुर जी से मुलाकात हुई उनके नतनी की शादी में हम लोग जब पहुंचे थे यहाँ गए थे उन्होंने कार्ड भेजा था तो बोलते थे मुख्यमंत्री आवास में हम लोग जब पहुंचे तो रहने नहीं दिया, बोले कि ये जो है जनता के लिए तुम लोग के लिए तुम लोग गाँव में जाओ। अपने तुम लोग इतने बड़े नेता होने के बाद, 2 बार मुख्यमंत्री होने के बाद अपने बेटे की शादी में उन्होंने गाँव में ही रुकने का बोला सबसे। गाँव अपने मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहने देते थे। और जब उनकी शादी हुई बेटे की हुई बेटी की हुई तो उन्होंने अपने गाँव में ही शादी किया था और अपने जो झोपड़ी थी उनकी वो लोगों ने कहा कि भाई इसको चौधरी चरण सिंह गए और लोग भी गए थे वो कि जो है साहब इनको जो है बना दीजिए तो बोले नहीं गरीब इस तरह से हजारों गरीब जो ऐसे हैं कि हैं हमारी झोपड़ी ऐसे ही रहेगी पहले उनका बनाओ जो और लोग गरीब लोग हैं उसमें। अब वो उसके बाद से उन्होंने लगातार विधायक रहे सांसद रहे कभी चुनाव नहीं हारा उन्होंने। उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने, जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले जो है उन्होंने काम तो किया आरक्षण लागू किया 27% जो आरक्षण था उन्होंने 3% महिलाओं को दिया और उसके बाद सवर्णों का आरक्षण दिया। मतलब महिलाओं की आवाज उठाने वाले 3% जो आरक्षण है वो सबसे पहले उन्होंने सवर्णों को भी आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया और उसके बाद से पिछड़ों को आरक्षण दिया। पिछड़ों में से फिर अति पिछड़ों जैसे एक जाति नहीं ले जा पा रही है यहाँ पर वहाँ सबको सामाजिक न्याय के आधार पर सबको आरक्षण दिया और सब हर जगह आरक्षण की सुविधा किया उन्होंने। और जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया था कि ये जो हाई स्कूल तक की शिक्षा मुक्त कर दिया था और अंग्रेजी का अनिवार्यता ही खत्म कर दिया उन्होंने। अच्छा, अंग्रेजी स्कूल में अनिवार्य नहीं होगी, लेना अनिवार्य नहीं है। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे उनका अनिवार्यता ही खत्म कर दिया उन्होंने। उसके बाद से उनको कई बार विदेश जाने का मौका मिला, वहाँ गए तो वहाँ देखा कि उनकी कोट फटी हुई थी तो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने वो भी अपने दोस्त से मांग के लेके गए थे तो उन्होंने अपना कोट उन्होंने भेंट किया उसमें और उनके मरने के ऑस्ट्रेलिया जब गए थे तो कोट उनके पास नहीं था तो कोट मांग के ले गए थे किसी यूगोस्लाविया, वो भी कोट फटा हुआ था। फिर वहाँ के उनकी सादगी देख करके उनके जो है जो वहाँ के राष्ट्रपति ने उनको कोट भेंट किया। तो अनिल जी हमारे साथ और मौजूद हैं, हम उनसे भी एक अनुभव उनका जानना चाहेंगे। आपने भी कर्पूरी ठाकुर समाज के लिए बहुत योगदान किया है और लगातार आप उस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। भाई साहब स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल जी कुछ ऐसा शेयर करिए जो हमें लगता है कि युवाओं को या लोगों को या जनता को जानना चाहिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। क्रांतिकारी नेता थे। देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में राजनीति के एक अलग उन्होंने अलग जगाया था और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, जन जन की आवाज को बुलंद करने वाले। इतनी उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, जन जन की आवाज बुलंद करी उन्होंने तो उसी कारण उनको जननायक की उपाधि मिली, लोग जननायक कहना शुरू कर दिए थे और सामाजिक न्याय के वो प्रोधा थे। 1952 में उन्होंने सर्वप्रथम पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो आजीवन कोई चुनाव ना हारे, कभी भी चुनाव नहीं हारे और हमेशा किसी ना किसी सदन के नेता बने रहे थे और उन्होंने गरीब मजलूम अतपिछड़ा बेसहाराओं की लड़ाई निरंतर लड़ी थी और जो बिहार में सबसे पहले 27% आरक्षण देने का काम भी कर्पूरी ठाकुर सरकार ने ही किया था। युवाओं को उन्होंने राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित किया था और एक शिक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने मैट्रिक तक की गरीबों के लिए शिक्षा माफ करी और
उन्होंने जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी वो खत्म करी। जिस तरह से हमारे बच्चे उस समय अंग्रेजी में फेल हो जाया करते थे, उस समय अगर फर्स्ट डिवीजन किसी की आ जाती थी तो लोग बहुत ही बड़ा जश्न मनाते अच्छा, थे। ये कहा जाता है कि लालू और नीतीश कुमार ने राजनीति उन्हीं से सीखी है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी के ये राजनीतिक गुरु थे, कर्पूरी ठाकुर जी। और इनमें से कोई उनके पद चिन्हों पे चलता हुआ आज आपको, ये व्यक्तिगत आपका अनुभव जानना चाह रहा हूँ, क्या ये लोग आज उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी काफी हद तक उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और लालू प्रसाद यादव जी ने भी उनका जो राजनीतिक सफर था उसको आगे बढ़ाने में काम किया है उन्होंने। और पिछड़े समाज को निरंतर लेकर उसमें राजनीति में आगे बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं। और इनकी ये मांग भी थी, नीतीश कुमार जी की भी और लालू प्रसाद यादव जी की भी। इन्होंने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए बहुत पहले कई बार समय समय पर इन्होंने मांग करी। इनके नेता सदन में एक झा साहब थे, राज्यसभा सदस्य, उन्होंने भी सदन में मांग उठाई थी। एक श्रीमती कहकशा जहां थी, राज्यसभा सदस्य थी, उन्होंने भी अपने माध्यम से सदन में आवाज उठाई थी। और जब ये भारत रत्न से घोषणा हुई है तो पूरे पिछड़ा समाज, अति पिछड़े समाज और वंचित वर्ग में बड़ी खुशी की लहर है। इससे कुछ बिहार की राजनीति में कोई परिवर्तन आने की उम्मीद दिख रही है आपको? निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में बिल्कुल परिवर्तन आएगा, क्योंकि राजनीति, बिहार की जो जनता है इनको अपना मसीहा मानती है और इनके अगर पद चिन्हों पर आगे चलकर कोई राजनीति करता है तो अति पिछड़ा सभी समाज का, महिलाओं का और सवर्णों सभी का समाज का जो है भला करने का काम करेंगे। अच्छा रामगिरी जी, एक चीज और बताइए कि अब ये खुशी का माहौल है कर्पूरी ठाकुर समाज में, तो कल आपने जयंती मनाई है उनकी, अब ये जो भारत रत्न मिल रहा है इसको लेके कोई सेलिब्रेशन? अब एक हफ्ते तक हम लोग और हमारे समाज के लोगों से हम लोगों ने आह्वान किया है कि अपने घरों में जयंती मनाएं, बच्चों के साथ में। सब लोग कार्यक्रम नहीं पहुंच पाए हैं और उनके बारे में बताएं कि बहुत लोग नहीं जानते थे कर्पूरी ठाकुर जी कौन है। हमारे समाज के लोगों को अब पता चला, लोग फोन कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को यही नहीं पता था कर्पूरी ठाकुर जी कौन है। जिस तरह से भारत रत्न मिला है, हर व्यक्ति जान गया कि कर्पूरी ठाकुर नाई बिरादरी के थे, नाई समाज के थे। तो हम लोगों ने आह्वान किया कि हम एक हफ्ते तक जयंतियां घरों में मनाएंगे और अड़ोस पड़ोस अपने जो भी मित्र होंगे सबको बुलाएंगे और बताएंगे। अब आपको हम बता दूं कि हम अपने नाम का शर्मा लिखते थे, लेकिन हम जब कर्पूरी ठाकुर जी के गांव गए, कर्पूरी ठाकुर जी के उसमें विचारों को सुना, कर्पूरी ठाकुर से, तो हमने नाम वही अब ठाकुर लगा लिया। उन्हीं की वजह से कर्पूरी ठाकुर, हाँ, हमें ठाकुर लगाया है। और उनके पद चिन्हों पर कर्पूरी ठाकुर जयंती की शुरुआत भी हम लोगों ने यहाँ से किया है। अच्छा, जो उन्होंने बलिदान दिया, हमें लगता है आज कि जो बलिदान उन्होंने दिया या जो जिस स्ट्रेटजी पे जो उनकी विचारधारा रही, आज के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो असंभव सा नहीं लगेगा उन्हें कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कोई मुख्यमंत्री? वही तो एक चैनल में जो आज तक की चैनल है, वो अंजना ओम कश्यप जी का जो आ रहा है कि लोग ये सपना सोच रहे हैं कि हो कैसे सकता है। कौन आदमी आजकल झोपड़ी में रह लेगा, कौन इतना ईमानदार होगा कि जो अपना वेतन भी गरीबों को दान दे देगा। हर आदमी तो नहीं सोचता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के वो 100% ईमानदार थे, पूर्ण ईमानदार कहते थे जिसे। और जैसे एक बार जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के कुछ नहीं था और पीसीएस आईएएस के पेपर में आया कि ईमानदार देश के पीएम और सीएम, तो ये दो ही आए थे, इसमें लाल बहादुर शास्त्री और उनका नाम था। तो ये लोगों को अगर 10% इनके विचारों पर चला जाए, सिर्फ 10%, 100% नहीं, तब भी देश का विकास हो सकता है, ईमानदारी हो सकती है। वो तो संपूर्ण ईमानदार थे। जब उनके लड़के रामनाथ ठाकुर जी थे तो गए वहां पर किसी नौकरी के लिए, तो उन्होंने बेटा बोला साहब आपका बेटा जो है नौकरी के लिए आया है, तो बोले योग्य होगा तो रख लेना, नहीं तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। ये मत देना कि मुख्यमंत्री का बेटा है। तो मैं आज स्थिति क्या है, आज तो है कि आज हम कहते भाई हमारे मिलने वाले हैं यार, उनको रख लो। आज के लिए स्थिति होती है यार, जानने वाले। तो वो इस विचारधारा के थे, तो लोग इस तरह से उन्हें मानते थे। तो कहीं पर भी 10% ऐसे लोगों के विचार पर चला जाए तो देश और समाज के विकास का रास्ता हो सकता है। भाई मान लीजिए 100% नहीं तो कुछ तो ईमानदारी हो राजनीति में। जब उनके बेटे को और उनको टिकट दे दिया था पार्टी ने, तो उन्होंने कह दिया देखो हम 2 में से एक टिकट दो, मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, परिवारवाद फैलेगा, बढ़ावा होगी। अच्छे समाजवादी थे, तो बोले रामनाथ बोले उनको टिकट नहीं दिया तो अपने लड़े।
जब उनके मरने के बाद लोगों ने उन्हें टिकट भी दिया, मंत्री बनाया, और ये भी बोले कि अगर तुम जाओ किसी क्षेत्र में काम करो और वहाँ की जनता कहे कि हाँ इनको चुनाव लड़ाना चाहिए, तो तुम चुनाव लड़ो। ये नहीं कि हम कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं या मुख्यमंत्री। आज की राजनीति देखिए, आज की राजनीति यही है, जिस परिवार का मुख्यमंत्री है उसी परिवार के बेटे बेटी पोते सब सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं। तो अच्छे लोगों को वो है कि ये बात भाजपा में लागू अभी तो नहीं हो रही, मुख्यमंत्री अकेले हैं। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन हम फिर भी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और हमारा पूरा समाज बधाई देना चाह रहा है और पूरा समाज उनको बधाई दे रहा है कि इस मांग को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। उनको बधाई देना चाहते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के अगर यूथ को, हम आज के युवाओं को कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताएं और उन्हें पढ़ने का एक मौका मिले, तो ये बात असंभव सी मालूम होगी कि क्या कोई 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जोड़ी कपड़ों में भी रह सकता है, जो बड़ी से बड़े प्रोग्रामों में फटा हुआ कुर्ता पहन के जा सकता है, या विदेश भी अगर वो जा रहा है तो कोट मांग कर पहन कर ले जाए। आज ये सारी चीजें एक सपना मालूम पड़ती हैं, और जब ये अवसर मिलेगा आज भारत रत्न के माध्यम से युवाओं को उनके बारे में पढ़ने का, उनके जीवन के बारे में जब बच्चे पढ़ेंगे तो समझेंगे और कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। यही सोच प्रधानमंत्री की रही है कि उनका जो चरित्र है उसको किसी तरीके से आज के बच्चों में ढाला जाए, इसलिए उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। और उनके समाज के लोग हमारे साथ थे जिन्होंने उनके चरित्र के बारे में कुछ बातें बताई, और हमें लगता है ये जो बातें की गई हैं ये जीरो के समान बातें रही हैं। जैसा उनका चरित्र रहा है उसको लेकर आज के युवाओं को अध्ययन करने की जरूरत है, ताकि वो अनुसरण कर पाएं या फिर किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हुए अधिकारी बन पाएं।